नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खास पेशकश में। परिवहन विभाग को पलीता। जी हां, फतेहाबाद रोडवेज के अधिकारियों द्वारा इस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है कि जिससे न केवल रोडवेज विभाग को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे न केवल रोडवेज विभाग आर्थिक रूप से तंगी को देखते हुए आगे बढ़ रहा है, तो वहीं आमजन भी पूरी तरह से परेशान है। तो ऐसी लापरवाही क्या बरती गई है, रिपोर्ट के जरिए समझिए। डिपो में धूल फाक रही 74 रोडवेज बसें। अधिकारियों की लापरवाही बनी परेशानी। 74 बसों का बीमा हो चुका है खत्म। रोडवेज को रोज हो रहा लाखों का नुकसान। यात्रियों की भी बड़ी परेशानी। सरकार जनता को सुविधा देने के लिए कितने ही जतन कर ले, कितनी ही योजनाएं लागू कर दे, लेकिन जो अधिकारी इन योजनाओं पर बलिता ना लगाए, वो भला अधिकारी कैसा? नहीं समझे, समझाते हैं, पूरे मामले के बारे में समझाते हैं, जिसके बाद आप माथा पीटने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल प्रदेश सरकार लोगों को राहत देने के लिए रोडवेज के बेड़े में नई बसों को लाने की तैयारी कर रही है, लेकिन अधिकारियों से वो ही बसें नहीं संभल रही जो पहले से रोडवेज में है। फतेहाबाद में अधिकारियों की लापरवाही के चलते 74 बसें डिपो में ही धूल फाक रही हैं। हैरान रह गए ना? रुकिए, अभी और हैरान करते हैं, क्योंकि डिपो में 109 बसें हैं, जिनमें से 74 बसें पिछले 6 दिनों से खड़ी हैं और सिर्फ 35 बसें ही सवारियों को लाना ले जाना कर रही है। यानी कि डिपो की आधी से ज्यादा बसें डिपो की सिर्फ शोभा ही बढ़ा रही है, और वो भी इसलिए क्योंकि इन बसों का अधिकारियों ने बीमा नहीं करवाया, जिसको लेकर अधिकारियों की लापरवाही से नाराज रोडवेज कर्मचारियों ने विभाग के प्रति रोष व्यक्त करते हुए डिपो परिसर में प्रदर्शन किया। साथ ही समस्या को लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपा। ये प्रदर्शन किया है, सबसे बड़ी वजह ये है भाई, जो विभाग की बदनामी हो रही है आम जनता में, उसके लिए ना तो विभाग के जो कर्मचारी हैं वो जिम्मेवार है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा मानना है जो हमारे अधिकारी है वो जिम्मेवार है। क्योंकि ये जो बीमे करवाना था जो गाड़ियों का, आज 109 गाड़ियों में से 74 गाड़ियां बगैर बीमे के खड़ी है, जो पब्लिक को सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। उसमें कर्मचारियों का कोई भी दोष नहीं है, हमारे अधिकारियों का दोष है। अधिकारियों की लापरवाही के चलते बसों के पहिए तो थमे ही, रोडवेज को रोज लाखों का नुकसान हो रहा है। फतेहाबाद के डिपो से लोकल रूट के साथ साथ पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक भी बसें जाती हैं। बीमा न होने की वजह से इन बसों के रूट पूरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। पर डे लगभग 3 से 4 लाख रुपए के बीच नुकसान हो रहा है। ये पिछले 6 और 7 दिनों से चला आ रहा है नुकसान। और ये है भाई, अगर 3 या 4 दिन में ये नहीं किया तो लगभग 90% डिपो है वो बंद हो जाएगा। हमारे फतेहाबाद डिपो से अदर जो स्टेट है, पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, हर जगह जो गाड़ियां जाती है, जो हम सेवाएं देते हैं, वो सारी सेवाएं हमारी बाध्य हो रही है। और रोडवेज कर्मचारी का कहना है कि ग्रामीण रूट तो सभी प्रभावित हैं। जहां 4 बसें चलनी चाहिए थी, वहां सिर्फ एक ही बस चलाई जा रही है। एक तरफ तो बसों की कमी से रोडवेज को नुकसान हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब निजी वाहन चालकों ने मनमानी शुरू कर दी है। लोगों से कई गुना किराया वसूला जा रहा है, और आलम यह है कि लोगों को मजबूरी में किराया देना भी पड़ रहा है। नहीं देंगे तो समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिनके लिए समय पर पहुंचना काफी महत्व रखता है। सर से वो 2 घंटे हो गए मुझे यहाँ पर खड़े हुए। यहाँ पर बसें नहीं चली, 74 बसें बस स्टैंड के अंदर खड़ी है अभी तक है। वैसे यहाँ से चल रहे एक भी बस नहीं है। तो पूछते हैं अफसर से, वो कहते हैं अभी तक बीमे की वजह से ये बस यहाँ पर खड़ी है। हमें गाँव से आने वाले निजी वाहनों में आते हैं, 50 रुपये किराया देकर हमें आना पड़ता है यहाँ पर। बसें पिछले 6 दिनों से बंद पड़ी हैं। ये हालात तब है जब बीमे के लिए रकम अधिकारियों को सरकारी खजाने से चुकानी है, अपनी जेब से नहीं। लेकिन अधिकारी ना तो अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाने जानते हैं, ना ही यात्रियों की परेशानियों को समझते हैं। यात्री परेशान होकर रोडवेज में कर्मचारियों से उलझ पड़ते हैं, तो मजबूरन रोडवेज कर्मचारियों को ही अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा। अब देखने वाली बात ये होगी कि ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर कब तक कार्रवाई की जाती है, और क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि यहाँ बात आम जनता की परेशानी और रोडवेज को हो रहे नुकसान से जुड़ी है। हरियाणा न्यूज के लिए फतेहाबाद से अजय मेहता की रिपोर्ट।
तो एक तरफ प्रदेश सरकार की सोच ये है कि किसी ना किसी तरीके से और कोई ऐसी रणनीति बनाई जाए, कोई ऐसा नियम बनाया जाए जिस तरीके से रोडवेज विभाग को आर्थिक तंगी से, आर्थिक बदहाली से बाहर निकाला जा सके। लेकिन सरकार का जो मंसूबा है वो जमीन पर आकर किस तरीके से ध्वस्त हो रहा है और इसको ध्वस्त खुद अधिकारी कर रहे हैं। किस तरीके से सरकार की सोच पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं अधिकारी, इसका जीता जागता उदाहरण फतेहाबाद रोडवेज विभाग का है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यहां पर यह है, बीमा कराने को लेकर जब कई समय पहले अवगत करवाया गया था तो बीमा अब तक क्यों नहीं करवाया गया। और अब ऐसे में जब जानकारी ये सामने आई कि 109 बसों में से 74 बसें वहां पर खड़ी है जिनका कोई रूट तय नहीं है, जो चल नहीं रही है और जिससे प्रतिदिन 3 से 4 लाख का रोडवेज विभाग को नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो इसका मतलब आप ये समझिए कि न केवल इससे रोडवेज विभाग आर्थिक तंगी की ओर अग्रसर हो रहा है बल्कि आम जन भी पूरी तरह से परेशान है। तो इस मसले को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अजय मेहता जुड़ गए हैं। अजय मेहता, इस खबर को लेकर सबसे पहले आपसे डेवलपमेंट जानना चाहेंगे कि इस खबर को लेकर क्या कोई डेवलपमेंट आया है। चलिए अजय मेहता, आपसे दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा दें किस तरीके से यहां पर प्रदेश सरकार की सोच ये है कि रोडवेज विभाग को आर्थिक तंगी से बाहर निकाला जाए और इसके लिए कोई ऐसी रणनीति बनाई जाए, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जाए जिस वजह से रोडवेज विभाग को नुकसान ना हो। चूंकि हमने देखा है किस तरीके से पिछले 1 से 2 साल के भीतर कोरोना काल की वजह से, संकट काल की वजह से रोडवेज विभाग घाटे में चल रहा था, लेकिन इस घाटे से उभारने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है, लेकिन अधिकारी सरकार के इन मंसूबों पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे, हमारे संवाददाता अजय मेहता जुड़ गए हैं। अजय मेहता, इस खबर को लेकर सबसे पहले आपसे डेवलपमेंट जानना चाहेंगे कि इसको लेकर आपके पास अभी फिलहाल अपडेट क्या है। यश, देखिए जिस प्रकार से ये पूरा मामला सामने आया फतेहाबाद रोडवेज का, फतेहाबाद रोड डिपो का जो मामला है, यहाँ पिछले 7 दिनों से जो है बस परिसर के अंदर ही खड़ी हुई हैं। वजह एक ही है कि यहाँ जो अफसरशाही है और यहाँ अफसरों की जो लापरवाही है वो सामने आ रही है। एक ही सब बड़ी वजह यहाँ सामने आई है वो ये है कि इन पूरी की पूरी बसेस का जो है बीमा ही नहीं हुआ है। अब ऐसे में जब बीमा नहीं हुआ है तो ये बसें जो है यहाँ ड्राइवर्स और कंडक्टर ने ये कह करके बिल्कुल ही रोडवेज से बाहर निकालने से मना कर दिया है कि जब तक बीमा नहीं होगा रोड पे बस नहीं चलेगी। वजह साफ है क्योंकि किसी तरह का रिस्क जो है बिना बीमे के लिए लिया नहीं सकता। ऐसे में जहां रोडवेज कर्मचारी अपनी जगह पर सही है, वहीं अधिकारियों की लापरवाही स्पष्ट नजर आती है। क्योंकि बिना एक तरफ जहां अगर कोई व्यक्ति गाड़ी लेकर बाहर निकलता है और उसका बीमा नहीं होता तो उसका चालान काट दिया जाता है। ऐसे में बसों का बीमा ना होना और उसके बाद आम आदमी को परेशानी होना। तीसरी बड़ी परेशानी जो रेवेन्यू लॉस। यश, देखिए यहाँ कितना बड़ा लॉस हो रहा है और अफसर जो है अभी भी जो है यहाँ चादर रात के सोए हुए हैं। जी यश, अगर बात करें यहाँ पर अजय मेहता, क्या किसी अधिकारी की यहाँ पर जिम्मेदारी तय की गई है? और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि कुछ समय पहले ही इस बीमे करवाने को लेकर अवगत करवाया गया था, तो बीमा अभी तक किस वजह से नहीं हुआ? क्या इसकी ठोस वजह, कोई असल वजह सामने आ पाई है? देखिए यश, इसके पीछे अगर हमने जानने की कोशिश की और पता चला कि इसमें जो है पूरा जो मामला है कि यहाँ रोडवेज जो के अधिकारी हैं, जीएम हैं, जो यहाँ उनका ट्रांसफर कर दिया गया था, उसके बाद से यह चार्ज नहीं दिया गया। अब जब ये पूरा का पूरा मामला सामने आया और बसेस जो है रोडवेज डिपो परिसर के अंदर खड़ी हो गई, उसके बाद कर्मचारियों ने डीसी का कार्यालय का दरवाजा खटखटाया है। उसके बाद यहाँ अब बताया जा रहा है कि जल्दी जीएम जो आएंगे और उसके बाद जो ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन कब जीएम आएंगे और कब ये प्रक्रिया शुरू होगी और कब ये बसेस जो है सड़कों पे उतरेंगी? 7 दिन पहले हो चुके हैं और इस प्रक्रिया को आने वाले कितने घंटे या यूं कहीं कितने दिन लगते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बड़ी अचरज वाली बात है कि इस तरह की लापरवाही जो है आम आदमी के सहूलियत, जो एक तरफ सरकार कहती है कि आम आदमियों के सहूलियत देने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, रोडवेज के अंदर बसेस बढ़ाई जा रही है, लेकिन यहाँ बसेस बढ़ाना तो दूर की बात है, यहाँ जो बसेस मौजूदा स्थिति के अंदर है वो भी डिपो परिसर के अंदर खड़ी है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि ये जो बीमा की प्रक्रिया है ये कब तक हो पाएगी। अजय मेहता, ये भी जानना चाहते हैं, चूंकि इतना समय हो गया है, 6 से 7 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया है जब ये बसें यहाँ पर डिपो में ही खड़ी हुई है, और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यहाँ पर यह है कि इतनी ज्यादा संख्या में बस यहाँ पर खड़ी है जिनका बीमा नहीं हुआ है,
और जिससे जाहिर सी बात है कि ये भी जानकारी सामने है कि प्रतिदिन 3 से 4 लाख का नुकसान हो रहा है और आम जन तो परेशान है ही, और रोडवेज विभाग को ऊपर से घाटे का नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। तो जीएम की नियुक्ति कब तक यहां पर हो जाएगी, क्या इसको लेकर कोई अपडेट है? देखिए यश, जैसे खबर जो है मीडिया के अंदर आई है और हमारे द्वारा भी, हरियाणा न्यूज के द्वारा भी प्रमुखता से दिखाई गई है, तो इसके बाद एक प्रक्रिया तो शुरू हुई है। अब ये प्रक्रिया कितनी लंबी चलती है, प्रक्रिया कहां तक पहुंचती है, मंत्री इसमें इंटरवीन करते हैं, सरकार इसमें इंटरवीन करते हैं, या प्रशासन अपने लेवल पे कोई वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनाता है, ये भी जो है स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि हमारी खबर चलने के बाद से सुगबुगाहट जरूर हो गई है और जो है डीसी के कानों में ये बात पहुंची है और उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी अजय मेहता, आपसे भी जानना चाहते हैं और ये समझना भी चाहते हैं, क्या केवल ये जीएम को ही अधिकार है, जीएम के नियुक्ति हो जाने के बाद ही ये सारी प्रक्रिया पूरे अंजाम तक पहुंच पाएगी? क्या इससे पहले किसी को अधिकार नहीं दिया जा सकता? क्योंकि ये काम होना बेहद जरूरी है, इससे आम जन परेशान हो रहा है, रोडवेज विभाग को घाटा हो रहा है। इस चीज को, तमाम परिस्थितियों को देखते हुए क्या किसी के पास अधिकार नहीं है कि ये फैसला ले सके, प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचा सके? यश देखिए, जब भी जीएम स्तर के अधिकारी का ट्रांसफर किया जाता है, जब यहाँ जीएम स्तर के अधिकारी का पोस्ट खाली होती है, तो किसी न किसी अधिकारी को, उसके समकक्ष अधिकारी को ये पावर्स दी जाती हैं, यानी कि उनके समकक्ष अधिकारी जितने या आरटीओ हैं या एसडीएम हैं या एडीसी हैं, उनके समकक्ष अधिकारियों को ये अधिकार दिए जाते हैं कि वो जो है इनका उसका संचालन सही ढंग से किया जा सके। लेकिन यहाँ ये है कि यहाँ जीएम की नियुक्ति तो कर दी गई थी, लेकिन जीएम ने अभी तक यहाँ चार्ज नहीं संभाला था। वजह क्या है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन अब जो है ये सामने आ रही है बातें कि जीएम को यहाँ माफ कीजिएगा, जीएम को नियुक्ति जो है वैकल्पिक तौर पर यहाँ की जा रही है। जी, और फिलहाल जो कर्मचारी हैं वो कहां पर हैं? क्या वो प्रदर्शन अभी भी कर रहे हैं वहां पर बैठकर? यश देखिए, कर्मचारियों का सांकेतिक प्रदर्शन था, उन्होंने प्रदर्शन किया है और अपने प्रदर्शन के माध्यम से डीसी को, शासन और प्रशासन दोनों को जो है एक मैसेज दिया है, मेमोरेंडम भी दिया है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो बिगड़ती चली जा रही हैं और आने वाले दिनों में अगर व्यवस्थाएं नहीं संभलती हैं तो स्थिति विकट हो सकती है। अभी जो कर्मचारी हैं डिपो परिसर के अंदर हैं, क्योंकि बसों का परिचालन नहीं हो रहा है, बसें नहीं चल रही हैं, कर्मचारी ड्यूटी पे तो आ रहे हैं लेकिन बसें नहीं चलने की वजह से वो डिपो परिसर के अंदर ही मौजूद हैं। जी, और ये भी आपसे समझना चाहते हैं फिलहाल कितनी बसें अभी सड़कों पर दौड़ रही हैं, खासतौर पर फतेहाबाद के संदर्भ में बात करें तो, और ऐसे में ये भी जानना चाहते हैं किन रूट्स के लिए कितनी बसें अभी फिलहाल अवेलेबल है और क्या मैनेजमेंट देखा जा रहा है? यश देखिए, अगर मोटे तौर पर अगर हम बात करते हैं तो जो लंबे रूट की बसें हैं वो सरकार की जो स्कीम थी किलोमीटर स्कीम, उसके तहत जितनी भी हायर की गई बसें हैं वो उनको उसका संचालन हो रहा है, वो यात्रियों को लेकर के लंबे रूट पे चल रही हैं। लेकिन जो इंटीरियर रोड्स हैं या जिले के अंदर के गांव हैं या फिर साथ लगते राज्य हैं, उनके तक जो बसेज हैं वो नहीं जा रहे। अगर मोटे तौर पर बात करें फतेहाबाद से रतिया, सबूरगढ़, टोहाना और इनके भीतरी इलाके जो हैं, भूना है, इनके भीतरी इलाके हैं, यहाँ बसों का परिचालन नहीं हो पा रहा है। जहाँ पूरे दिन के अंदर 4 से 5 राउंड बसेज लगाया करती थी, वहाँ दिन में 1 राउंड बामुश्किल लग पा रहा है। जी, चलिए जी मेहता, आपके पास लौटेंगे। चूंकि इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा रोडवेज विभाग के प्रधान विनोद शर्मा जुड़ गए। विनोद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी, नमस्कार। विनोद जी, आपसे जानना चाहते हैं और सबसे पहले समझना चाहते हैं, जीएम की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से अभी तक बस का बीमा भी नहीं हो पाया और बड़ी संख्या इन बसों की बताई जा रही है। तो ऐसे में जब तक जीएम की नियुक्ति नहीं होगी क्या बीमा नहीं हो पाएगा, या फिर इससे पहले कोई पावर्स देकर किसी को ये अधिकार दिए जा सकते हैं और इन बसों का बीमा करवाया जा सकता है? और ये भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार बसों का बीमा क्यों नहीं हो पा रहा? सर, इसमें मेरा ये कहना है जी कि ये सब मुख्यालय में हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि किसी डिपो में अगर कोई जीएम नहीं है तो वहाँ जीएम डिपुट करना सरकार का काम है। लेकिन कई डिपो में आज भी पद खाली पड़े हैं, इसलिए समय पे, क्योंकि अथॉरिटी के बगैर कोई बीमा नहीं करा सकता जी, क्योंकि उसके अंदर अथॉरिटी के बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होती है। जी, इसलिए आज गाड़ियों की लगातार कमी हो रही है।
और इससे बड़ी दिक्कत यात्रियों को बढ़ रही है। आज कई डिपो में तो ये हालात हैं कि लॉन्ग रूट हमारे कई बंद हो चुके हैं गाड़ियां ना होने की वजह से। जी। अभी सरकार ने 809 गाड़ियों के टेंडर तो कर दिए, लेकिन अभी भी चेसिस नहीं आ रहे हैं। हमारे पास केवल 2 चेसिस अभी सरकार ने लिए हैं और उन पर भी गाड़ियां बॉडी बनाई जा रही है। अब वो जब तक वो भी पूरी नहीं होंगे तो आगे आने में हमें संशय है कि 809 गाड़ियां कब आएंगी, कब उन पर बॉडियां बनेंगी, कब वो मार्ग पर चलेंगी। तो इसलिए हमारी मांग ये है कि अभी गाड़ियों को जो टेंडर हो चुका है वो 809 चेसिस जल्दी से जल्दी मंगवाए जाएं ताकि गाड़ियां बन करके वो मार्गों पर यात्रियों की सुविधा के लिए हरियाणा में आ सके। जी विनोद जी, हरियाणा रोडवेज वर्कर्स कमेटी की अगली रणनीति क्या हो सकती है? चूंकि इतनी बड़ी संख्या है, 74 बसें हैं, डिपो में खड़ी हुई है, ना चल रही है, ना इनके लिए कोई रूट डिसाइड है फिलहाल अभी, और आम जन तो परेशान हो ही रहा है और रोडवेज विभाग को भी 3 से 4 लाख का प्रतिदिन नुकसान हो रहा है। तो अगली रणनीति क्या हो सकती है? जी सर, आज कोई एक डिपो की बात नहीं है। हरियाणा प्रदेश में 24 राज्य परिवहन के डिपो हैं जी। और आज हालात ये है कि 50% बसें हमारी मेंटेनेंस के बगैर खड़ी हैं या जिनका टाइम पूरा हो चुका है। अभी सरकार ने लेटेस्ट एक अधिसूचना जारी की है कि पहले हमारी जो बसों की लाइफ थी, जो उम्र थी, जो 7 साल थी या 7 किलोमीटर तय करने के बाद उसको खत्म किया जाता था, लेकिन सरकार ने अब नई नोटिफिकेशन करके इनकी जो लाइफ है बसों की 15 साल कर दी है। लेकिन 15 साल करने के बाद हमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या, आज हमारे वर्कशॉप में हमारे मिस्त्री नहीं है जो मेंटेनेंस करते हैं गाड़ियों की। इसलिए आज बगैर मेंटेनेंस के हमारी 50% गाड़ियां प्रत्येक डिपो में खड़ी है, जिस कारण से यात्रियों को असुविधा हो रही है। विनोद शर्मा जी, चूंकि आप हरियाणा रोडवेज वर्कर्स कमेटी के प्रधान हैं, आप बेहतर तरीके से जानते हैं इस बात को, आपसे समझना चाहेंगे, आपको लगता है कि मूलचंद शर्मा उनके पास ये परिवहन विभाग है, तो क्या इस क्षेत्र को लेकर वह संजीदगी अपनी दिखा पा रहे हैं? जो बदलाव लाना चाहिए था, जो कर्मचारियों की मांग थी कि इन पहलुओं पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्या वो लगता है कि आपको ध्यान दिया गया है? इसमें मेरा ये कहना है कि 11 नवंबर 2020 को मंत्री जी की अध्यक्षता में सभी संगठनों को बुलाकर के मीटिंग की गई थी जी। और उस समय ये वादा किया गया था मंत्री जी द्वारा, और उस समय हमारे विभाग के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जो आईपीएस कैडर से लगाए गए थे, शत्रुजीत कपूर जी, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई थी और उसमें हमें ये आश्वासन दिया था कि कर्मचारियों की जितनी भी समस्याएं उनको जल्द दूर करेंगे 3 महीने के अंदर, और जल्दी से जल्दी सरकार नई गाड़ियां बेड़े में शामिल करेगी। लेकिन वो सब हवाई बातें थी। उसके बाद 11 नवंबर 2020 के बाद आज तक सरकार ने नहीं तो यूनियनों को समय दिया मिलने का, बातचीत करने का, और न ही हमारे जो एचओडी हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर जनरल ट्रांसपोर्ट जी, उनको बार बार हम पत्र लिख रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें वो बातचीत का निमंत्रण नहीं दे रहे, बातचीत नहीं करना चाहते जी। इसलिए मुझे लगता है कि मूलचंद जी के पास 2 अन्य विभाग हो रहे हैं जो खनन मंत्रालय का काम देखते हैं जी, बिल्कुल, और एक दूसरा जो ITI कौशल विकास का है, लेकिन उनका ध्यान शायद वहां ज्यादा है, ट्रांसपोर्ट की तरफ ध्यान कम है। इसलिए हमारी मंत्री जी से भी मांग है कि वो इस विभाग को, क्योंकि जनहित का विभाग है और हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो जनसंख्या है उसके हिसाब से अगर हमें बसें नहीं मिलेंगी तो हम यात्रियों को अच्छी सुविधा नहीं दे पाएंगे जी। विनोद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आपने क्या कभी सरकार को सुझाव दिया है कि रोडवेज विभाग को घाटे से किस तरीके से निकाला जा सकता है? क्या वो पहलू है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है? और ये भी साथ के साथ जरूरी है कि कर्मचारी अगर खुश रहेगा, उसको अपनी मांगे पूरी रहेंगी उसकी, तो वो खुश होकर काम भी करेगा। तो ऐसे में आपने क्या क्या सुझाव दिए हैं कि रोडवेज विभाग को घाटे से उभारा जा सके? चूंकि लगातार ये देखा जा रहा है, यह हर डिपो का अब ये मसला बन चुका है। हम ये कहना चाहते हैं, हमने पीछे भी सुझाव लिखित रूप में दिए थे सरकार को, मंत्री जी को भी दे आए थे, हम अपने एचओडी को भी दे आए थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यूनियन के सुझावों को रद्दी की टोकरी में डाला जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज केवल चंडीगढ़ में बैठकर ये बयान जारी कर देना कि अभी जनता की सुविधा के लिए हरियाणा राज्य परिवहन की बसें बढ़ाई जाएंगी, ये सुविधा दी जाएगी, लेकिन वो सुविधाएं जमीनी स्तर पर उतरने में अभी हमें लगता है, अंदेशा है कि सरकार शायद नहीं करना चाहती। इसलिए सरकार का जो नजरिया है वो निजीकरण की तरफ ज्यादा है। किलोमीटर स्कीम की बसों को लीज पर दिया गया था, जब भी हमने ये विरोध किया था और लगातार 18 दिन की हम हड़ताल भी कर दे, उसके बावजूद भी सरकार ने उस किलोमीटर बसों को लीज पर लेने का काम किया। आज वो जो बसें हैं वो मतलब इस तरीके से जो ऑपरेट होनी चाहिए उस तरीके से महाप्रबंधक ऑपरेट नहीं कर पा रहे। आज नए नए आदेश मुख्यालय से जारी हो जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। इसलिए जो समुचली सेवाएं परिवहन की हमारा कर्मचारी देना चाहता है वो हम नहीं दे पा रहे हैं।
इसलिए फिर भी हम सरकार से सुझाव करते हैं कि भाई सरकार इस विभाग को बचाने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए नई बसें खरीदे और मार्ग पर नई बसें लाए। हमारा जो कई ढांचे ऐसे हैं जिसमें हमने बदलाव के सुझाव दिए थे, लेकिन सरकार ने उन पर कोई तवज्जो नहीं दी। जी विनोद जी, आपने निजीकरण की बात की कि इस विभाग को निजीकरण की ओर अग्रसर किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, तो सरकार क्या इस मसले पर गंभीरता से विचार कर रही है कि कर्मचारियों ने जो मांग रखी है कि उसको विभाग को निजीकरण न करने दिया जाए? क्योंकि अब ये देखा जा रहा है कि निजीकरण की ओर न केवल केंद्र सरकार ध्यान दे रही है, जबकि प्रदेश सरकार भी ध्यान दे रही है। तो क्या कर्मचारियों की बातों को गंभीरता से सुना जा रहा है? हमारा ये कहना है कि प्राइवेटाइजेशन ठीक नहीं है, जनता के हित में नहीं हो सकता कभी भी। एक प्राइवेट जो मालिक है वो अपने फायदे के लिए काम करता है, लेकिन सरकारों का काम जनहित में नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करना होता है। जब इस विभाग का गठन किया गया 1966 में, हरियाणा अलग हुआ पंजाब से, तो उस समय ये बिल्कुल ये निर्णय था सरकार का कि परिवहन विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है और जो दूसरे जनहित के विभाग है उनको नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाया जाएगा। लेकिन आज हम कहना चाहते हैं कि सरकार जब अपनी राजनीति करती है तो सब्सिडाइज कर देती है। आज बहुत सी कैटेगरी को फ्री किया गया हरियाणा रोडवेज में चलने के लिए, लेकिन हमारा ये मानना है कि आप सुविधा दीजिए जनता को, लेकिन उस घाटे का जो रोना सरकार बार बार रोती है कि आज 1100 करोड़ का रोडवेज में घाटा हो गया है, वो हमारे कारण से नहीं है, कर्मचारियों के कारण से नहीं है। आज जो सरकार की पॉलिसीज है उन पॉलिसी के कारण आज सरकार को लगातार घाटा झेलना पड़ रहा है। इसलिए हमने कहा है कि आप नई गाड़ियां देंगे। आज इंटर स्टेट पर हमारे पास गाड़ियां नहीं चलाने के लिए, जाके 2 पैसे रेवेन्यू ज्यादा आता है हमारा। आज लोकल जो हम डिस्ट्रिक्ट में और ब्लॉक में सेवाएं दे रहे हैं वहां पर हमें घाटा हो रहा है क्योंकि इतने यात्री नहीं है। और आज मैं ये कहता हूँ कि जो 41 कैटेगरी को फ्री और सब्सिडाइज किया गया है उसके कारण भी हमारा लगातार घाटा बढ़ रहा है। विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और पक्ष रखने के लिए और तमाम मुद्दों और एस्पेक्ट को लेकर चर्चा करने के लिए। अजय मेहता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने के लिए और सच्चाई बताने के लिए। लेकिन इतना जरूर समझना होगा, अगर हरियाणा रोडवेज वर्कर्स कमेटी की तरफ से सरकार को सुझाव दिए गए हैं तो सरकार को भी उन सुझावों को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि ये जनहित का मुद्दा तो है ही। अब ऐसे में रोडवेज विभाग को घाटे से भी उभारना है, ये भी एक बड़ा विषय है। लेकिन वो समस्या जस की तस बनी हुई है और आप जिस तरीके से देख सकते हैं, विनोद शर्मा जी ने बताया कि ये हर डिपो का हाल है और प्रदेश में जितनी बसें हैं 50% से ज्यादा ऐसी बसें हैं जिनका मेंटेनेंस नहीं हुआ है। तो ऐसे में अपने आप में बहुत गंभीर विषय है जिस पर समाधान निकालने को लेकर चर्चा होनी चाहिए। सरकार को भी इस मसले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि आखिर ये जनहित का मसला भी है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा।